तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और वांग टोंग ने मिलकर सन एंड मून इंजीनियर एकेडमी को हरा दिया था और अब उनको हराने के बाद श्रेक एकेडमी कॉन्टिनेंटल एडवांस बैटल के चैंपियन बन गए थे और स्टार लॉ के राजाओं ने काफी सारे अलग अलग रिवॉर्ड्स देता है। यू हाओ के पास एक मिस्टीरियस सेक्ट जिसका नाम न्यूमेनन सेक्ट है, उसको अंदर जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन यू हाओ पोलाइटली इतने बड़े ऑफर को मना कर देता है और मिस्टर वन उसे समझाते हैं कि तुम सभी अब चैंपियन हो और तुम्हें अब बहुत सारा अनवांटेड अटेंशन मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें अब सतर्क रहना होगा। अब सभी रिजर्व टीम के मेंबर्स वापस श्रेक एकेडमी आते हैं और उनका स्वागत श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स और सभी बच्चे करते हैं। वहाँ सबसे पहले उन्हें मिस्टर मू मिलते हैं और उसको देखकर यू हाओ के संग बाकी सभी शॉक में है, क्योंकि मिस्टर मू को तो उन्होंने बस फ्रेशर्स के हॉस्टल के बाहर एक चौकीदार की तरह हमेशा बैठे हुए देखा है, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मू श्रेक एकेडमी के सबसे ताकतवर इंसान थे और अभी भी हैं, लेकिन बुढ़ा होने की वजह से अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। सभी लोग मिस्टर मू के सामने झुकते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। वांग टोंग पूछता है कि आप फ्रेशर्स के हॉस्टल के आगे क्यों बैठे रहते हो, जिस पर वो बताते हैं कि फ्रेशर्स के अंदर जो गर्म खून होता है, जो उनमें एनर्जी होती है, वो मुझे अपनी जवानी के दिन याद दिला देती है, इसलिए मुझे वहाँ बैठना अच्छा लगता है। यू हाओ कहता है कि आपने अपना इतना पावरफुल ऑरा बहुत अच्छे से छुपाया कि हम तो बस आपको हॉस्टल का करता धरता समझे बस। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और मिस्टर मू भी इन बच्चों से काफी खुश है, क्योंकि इन्होंने श्रेक एकेडमी का नाम फिर से ऊंचा कर दिया है। इसलिए श्रेक एकेडमी की तरफ से मिस्टर मू अनाउंस करते हैं कि तुमको अब जो ऑनर मिलने वाले हैं वो किसी किसी को ही मिलते हैं। श्रेक एकेडमी अब तुम्हें श्रेक डेविल्स का टाइटल देती है पूरी उम्र भर के लिए। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये टाइटल तो ओरिजिनल श्रेक डेविल्स को दिया जाता है और सातों की सातों अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन साथ में यू हाओ, जियाओ जियाओ, वांग डोंग बीबी, कायतू, जियांग नानन, जू शांसी हैं। यू हाओ के सभी क्लासमेट्स भी काफी खुश होते हैं ये सोचकर कि वो श्रेक डेविल्स के क्लासमेट्स हैं, लेकिन दाई हुआबिन की तो जलकर राख हो जाती है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम इस एकेडमी के हीरोज हो, एकेडमी को तुम पर काफी गर्व है। श्रेक डेविल्स का टाइटल फर्स्ट जनरेशन के बाद अब सीधा इन्हें ही मिला है और मिस्टर मू उनका साहस बढ़ाने के लिए कहते हैं कि अब डॉलर कॉन्टिनेंट को एक ताकतवर गार्डियन मिल गया है। यू हाओ भी काफी खुश है कि उसने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया है। टैंगिया भी अपने दोस्तों की तरक्की देखकर खुश है और खासकर बीबी के लिए तो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हम उदासीनता की झलक देख पाते हैं। वो किसी बात से परेशान है और वो ये कि उसके दोस्त काफी आगे निकल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो इतनी जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पा रही है। लेकिन टैंग सेक्ट के असली हेड तो वो खुद ही है, इसलिए वो ये सोच सोचकर काफी दुखी है। वो वहाँ से दुखी होने की वजह से निकल भी जाती है। बीबी टैंगिया को ढूंढने लगता है कि आखिर टैंगिया कहाँ गई। यू हाओ मिस्टर मू से पूछता है कि माँ जियाओ तियाओ, दाई योहेंग और लिंग लाओशन कहाँ पर है, जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि तुम उनके बारे में चिंता मत करो, श्रेक एकेडमी के पास उनके लिए अलग प्लान्स है। माँ जियाओ तियाओ इस कॉलेज को आगे बढ़ाएगी और यहाँ एक मेन एल्डर बनेगी। दाई योहेंग अपने फादर के पास वापस लौट गया है और अब वो उनके संग उनकी आर्मी को संभालेगा। लिंग लाओशन भी अपने किसी काम से अब वापस अपने घर चली गई है। लिंग लाओशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कॉमिक के अंदर, मैं वीडियो के एंड में आपको वो भी सुनाऊंगी। अब मिस्टर मू यू हाओ, वांग डोंग और जियाओ जियाओ को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगते हैं और बाकियों को अपने रूम में भेज देते हैं। मिस्टर मू उन तीनों को बताते हैं कि तुम्हें ऑलरेडी पोसीडियन पवेलियन के बारे में तो पता ही है कि वो एकेडमी के अंदर मीटिंग करने की सबसे हाईएस्ट जगह है और एकेडमी का जो मोस्टली ट्रेजर है वो भी यहीं रखा हुआ है। पोसीडियन पवेलियन असल में एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है। वो जैसे ही इसके अंदर घुसते हैं एक अलग से एनर्जी सभी के शरीर में घुसने लगती है। स्काई ड्रीम और आइस बैंग एम्परर भी इस चीज को नोटिस करते हैं कि यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा हाई और प्योर है। ये असल में एक मैजिकल लाइट है जो इस पेड़ से निकल रही है, जिसके अंदर सोल और बोन्स को क्लीन करने की पावर है। हर एक रोशनी का कण इस मैजिकल ट्री से आ रहा है और मिस्टर मू फिर से इन्हें और अंदर ले जाने लगते हैं और बताते हैं कि इस गोल्डन ट्री के पास लाइट और लाइफ है और तुम इस श्रेक की फाउंडेशन कह सकते हो। और अब मैं तुम तीनों को अलग अलग जगह बिठाऊंगा जहाँ तुम मेडिटेट करो और इस पॉजिटिव एनर्जी की मदद से अपनी अपनी स्किल्स को और ज्यादा रिफाइन करो और कल्टीवेट करो। यू हाओ जहाँ जाता है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह है, लेकिन वहाँ हर जगह सूखा पड़ा है और काफी सारे कंकाल पड़े हैं।
मिस्टर मून कहते हैं कि तुम्हें अपनी पार्ट्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है और ये भी पता है कि तुम्हें इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने स्किल्स में कैसे इंटीग्रेट करना है। गोल्डन ट्री की लाइट के अंदर सभी तरह के सोल मास्टर्स के लिए कुछ ना कुछ है जिसे तुम्हें खोजना है। अब साइड बाय साइड ये तीनों लोग अपना अपना स्पॉट ढूंढकर मेडिटेट कर रहे हैं और मिस्टर मू इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मिस्टर मू पहले यू हाउ से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी कई सारी सीक्रेट्स हैं और चिंता मत करो, मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह जरूर दूंगा कि तुम अपने इन सीक्रेट्स को अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस में ब्लेंड कर दो ताकि तुम्हारे सारे सीक्रेट्स की पार बढ़ सके। यू हाउ उनको धन्यवाद कहता है और मेडिटेट करने लग जाता है। वैंग टोंग और यू हाउ भी मेडिटेट कर रहे हैं और उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। अब यू हाउ के अंदर जो थर्ड मार्शल स्पिरिट वाला एक बार है जिसका नाम इलेक्ट्रोलक्स है, वो यू हाउ से कहता है कि मैंने तुम्हारे सोल ईटिंग कार्विंग नाइफ को प्यूरिफाई कर दिया है, इसकी प्योरेस्ट बायोलॉजिकल पावर को फिर से रिस्टोर कर दिया है और अब इस कार्विंग नाइफ का नाम लाइफ वॉच हो गया है। जैसे ही ये लाइफ वॉच नाइफ निकालता है वहाँ आसपास लाइफ आने लगती है और वहाँ पड़ी सूखी चीजों के अंदर हरियाली आने लगती है और उसके अंदर से बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑरा निकलने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स यू हाउ को कहता है कि इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का तुम यूज करो और इस नाइफ को खुद में इंटीग्रेट करो। इलेक्ट्रोलक्स इस नाइफ को यू हाउ के माथे यानी फोरहेड पर फिक्स कर देता है। यू हाउ को इससे बहुत दर्द हो रहा है और स्काई ड्रीम इलेक्ट्रोलक्स से पूछता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। ऐसा करने से अभी अभी यू हाउ के स्पिरिचुअल सी में ओपनिंग क्रिएट हो गई है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यू हाउ के अंदर सेकंड स्पिरिचुअल सी को ओपन कर रहा हूँ। उस सेकंड स्पिरिचुअल सी के अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा प्योर है, इसलिए स्काई ड्रीम और आइस बैंग एम्परर को संतुष्टि मिल जाती है। इलेक्ट्रोलक्स अपनी फुल पावर का यूज कर रहा है और सेकंड स्पिरिचुअल सी क्रिएट करने में पूरी जान लगा रहा है। वहाँ हर जगह हरियाली होने लगती है और स्काई ड्रीम की और आइस बैंग एम्परर की बॉडी भी उसकी पावर से विकसित होने लगती है। यू हाउ की फर्स्ट सील जो स्काई ड्रीम ने लगाई थी वो भी इस पार की वजह से अब ओपन हो गई है और अब इलेक्ट्रोलक्स उन दोनों से कहता है कि अब मैं टेरिटरी के लिए तुम दोनों से और ज्यादा कम्पीट नहीं करूंगा, अब चलो और सेकंड स्पिरिचुअल सी का नजारा देखो। स्काई ड्रीम उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वहाँ इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मेरी शुरुआत में बस एक छोटा सा अंश बचा था जिसके अंदर कॉन्शियसनेस थी, जिसकी वजह से ही मैं अभी तक जिंदा था, लेकिन उस कॉन्शियसनेस की कोई भी फाउंडेशन नहीं थी और वो कॉन्शियसनेस कभी भी कोलैप्स हो सकती थी। लेकिन इस गोल्डन ट्री की पार की वजह से मेरी कॉन्शियसनेस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होने लगी और अब मेरी कॉन्शियसनेस को अब एक फाइनली ह्यूमन फॉर्म मिल गई है। इलेक्ट्रोलक्स एक बहुत ही सुंदर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके आसपास बहुत पॉजिटिव ऑरा है। यू हाउ को इस बदलते हुए चेंजेस से दर्द हो रहा है और उसका सर फटा जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को इस सेकंड स्पिरिचुअल सी में शिफ्ट करो और यू हाउ फाइनली इसमें कामयाब हो जाता है और अपने सेकंड स्पिरिचुअल सी में आ जाता है। यू हाउ ये सब देखकर पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, जिस पर वो बताता है कि ये सब गोल्ड ऑफ लाइफ का असर है। गोल्ड ऑफ लिविंग फोर्स एक बहुत ही शक्तिशाली लिविंग फोर्स है जो मरते हुए को भी जिंदा करने की ताकत रखता है और मैं तो फिर भी एक हेल्दी कॉन्शियसनेस था। मैंने तुम्हारे अंदर जो ये नाइफ डाला है इसके संग मेरी पावर इंटीग्रेट हो गई है और तुम इसका यूज करके मेरी पावर को यूज कर पाओगे और अब ये एक तरह से तुम्हारी थर्ड मार्शल सोल हो गई है। ये इलेक्ट्रोलक्स का यू हाउ के लिए तोहफा है और यू हाउ इसके लिए इलेक्ट्रोलक्स को काफी ज्यादा धन्यवाद बोलता है। इलेक्ट्रोलक्स यू हाउ के पिता की तरह प्रेम दिखाते हुए उस पर हाथ रखकर कहता है कि अब जैसे जैसे तुम ताकतवर बनोगे हम तीनों को ताकत मिलेगी और हम ताकतवर बनते रहेंगे, इसलिए तुम ही हम तीनों की अब आशा हो। इसलिए अब तुम अपनी इस थर्ड मार्शल सोल के ऊपर और ज्यादा मेडिटेट करो और गोल्डन ट्री की लाइट का पूरा फायदा लो। वहीं दूसरी तरफ बीबी को जियांग नानन के द्वारा तांग या का लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो अब हमेशा के लिए एकेडमी छोड़कर जा रही है और अब वो अपने लिए रास्ता खुद बनाएगी और कुछ ऐसा करेगी जिससे तांग सेक्ट फिर से रिवाइव हो सके। बीबी रोते रोते तांग्या को रोकने जाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अचानक से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लेकिन उसे क्या पता था कि तांग्या उसे कब की छोड़कर जा चुकी है। उसके पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये सीन देखने में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद बीबी को क्या मिला, उसके इकलौते प्यार का साथ जुदाई। वहीं सन एंड मून एम्पायर के अंदर का सीन अब हमें पहली बार दिखाया जाता है जहाँ ये पूरी टीम
सन एंड मून एम्पायर के राजा के सामने आती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि मेंग होंगशन और ज्याओ होंगशन राजा के पोते हैं। राजा अपने पोतों को देखकर काफी खुश है और कहता है कि स्टार लॉ सिटी में तुम्हें मजा तो आया ना, जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि स्टार लॉ सिटी सन एंड मून एम्पायर से काफी बुरा है। डीन और बाकी सभी स्टूडेंट्स राजा के सामने झुककर ग्रीट करते हैं और डीन दुखी होते हुए बताता है कि सन एंड मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी अभी भी सेकंड आई है। इस पर राजा हंसते हुए कहते हैं कि तुम दुखी क्यों होते हो, हार और जीत तो होती ही रहती है और तुम इस हार के लिए खुद को ब्लेम मत करो, बस अपनी कमियों को जानो और उसे सुधारने की कोशिश करो और आगे के लिए मेहनत करो। श्रेक एकेडमी ने पूरे कॉन्टिनेंट को कई हजारों सालों से डोमिनेट किया है, लेकिन इस कंपटीशन में तुम देख ही सकते हो कि हमारी रेप्यूटेशन और कम हो रही है। इसलिए मुझे डर है कि सन एंड मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डीन यानी इन बच्चों का मेंटर कहता है कि स्टार लॉ सिटी में जाना हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, हमें बहुत कुछ ऐसा भी मिला है जो बहुत खास है। वो उसे ऑक्शन से खरीदा हुआ 1,00,000 साल पुराना सोल बीस्ट का एम्ब्रियो दिखाता है और ये देखकर राजा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि स्टार लॉ सिटी की आई साइट सच में वीक है, जिन्होंने इतना खतरनाक हथियार अब हमें दे दिया है। वो ये कहकर हंसने लगता है। वहीं ज्याओ ज्याओ को मेडिटेट करते करते 34 दिन हो गए हैं और मिस्टर मू उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि 34 दिन तक मेडिटेट करने से तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर ज्याओ ज्याओ कहती है कि उसने अपनी कल्टीवेशन के लिए एक डायरेक्शन ढूंढ लिया है। जियो फेंग लाई इंस्ट्रूमेंट फ्लूट 3 लाइफ सप्रेसिंग सोल कॉल्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकती है और अब अटैक और डिफेंस को भी मैं इनकी मदद से कंट्रोल कर पाऊंगी और मुझे यकीन है कि इसका यूज करने में ऑक्सिलियरी फाइटिंग स्पिरिट मास्टर बन पाऊंगी। मिस्टर मू कहता है कि डॉलर कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कर पाया है। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो ये तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। अब वैंग डोंग और यू हाओ भी आ जाते हैं और वैंग डोंग बताता है कि उसकी गॉडेस बटरफ्लाई और क्लियर स्काई हैमर दोनों ही अटैक टाइप ब्रांच की सोल बार है, लेकिन उसने जब कल्टीवेशन की तो उसे पता चला कि वो इनका यूज सोल स्किल रिलीज करने में और अटैक बार को इंक्रीज करने में भी कर सकता है और ये टैंक सेट के सीक्रेट वेपन के साथ अच्छे से अलाइन हो पा रहा है। यू हाओ अपनी बात बताता है कि वो अपने स्पिरिचुअल आई को माइंड कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करना चाहता है और आइस जेड स्कॉर्पियन बार को अटैक के लिए और आइस जेड को टैंक सेट के सीक्रेट वेपन के साथ यूज करने से उसकी बार और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिस्टर मू कहते हैं कि वो काफी खुश है कि उन्होंने अपने अपने पाथ चुन लिए हैं। वो तीनों को पास बुलाकर फिर उन्हें उनकी सोल बोन देते हैं। वो यू हाओ को आइस जेड स्कॉर्पियन की लेफ्ट आर्म बोन देते हैं। ज्याओ ज्याओ को वो 10,000 साल पुरानी प्लांट बेस्ड विस्टीरिया राइट आर्म बोन देते हैं। ये उसकी 9 फिनिक्स लाई इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के साथ मैच होती है और वो फिर वैंग डोंग को डेमन ब्रेकर की राइट आर्म बोन देते हैं, जो उन्होंने तब हासिल की थी जब वो अपनी जवानी के दिनों में थे। ये सोल बोन वैंग डोंग की लाइट एट्रीब्यूट की मार्शल सोल के साथ एग्जैक्टली मैच होती है। अब मिस्टर मू उन तीनों से इसको एब्जॉर्ब करने को कहते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।